गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 3 चैप्टर में हमने कैसे एमसीक्यू सॉल्व किए। एकदम क्लास में जो डिस्कस किए थे उसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। एमसीक्यूज के लिए अलग कोई अकल नहीं लगती दोस्तों, ठीक है। चलिए आते हैं ये चैप्टर पर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक बार। इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, जिसको हम लोग आरएफ बोलते थे दोस्तों, एंड द मार्केट रिटर्न इज 10%, इसको हम आरएम बोलते थे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%, इसको हम के बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ बीटा निकालना है। क्लियर कट आपको सीएपीएम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो ऐसे केस में आप बोलोगे 15% इज इक्वल टू 5% प्लस बीटा वी डोंट नो इंटू 15 माइनस 5। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका बीटा का वैल्यू का आंसर आ जाएगा दोस्तों। बीटा वैल्यू का आंसर कितना आता है? टू टाइम्स आता है क्या? सीधा सीधा बात है ना। यहाँ पर 15 माइनस 5 करोगे तो 10 आएगा। 10 प्लस आप 15 ऐड कर रहे हो यहाँ पर, मगर बीटा के साथ 10 ना, वो 10 बीटा हो जाएगा। वो 5 प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 15। तो ये 5 उधर भेज दो तो 10 बीटा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा वो। नहीं, एक बार सॉल्व ही कर लेते। 2 टाइम्स आता है क्या आंसर भैया? देख लेते एक बार, ठीक है। 5 इधर अगर भेज देंगे अपोजिट साइड तो 10 बचता है, इज इक्वल टू बीटा के साथ 10 अटैच्ड है। तो ये आंसर 1 आना चाहिए ना। 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 बचता है, इज इक्वल टू बीटा इंटू 10 बचा हुआ है। बीटा इंटू 10 बचा हुआ है। अच्छा, आर एम 15 नहीं है, आर एम जो है वो 10 है। आर एम जो है वो 10 है। तो फिर ऐसे केस में यहाँ पर बीटा कितना बचेगा? 5 बीटा बचेगा। तो ऐसे केस में बीटा 5 बचने की वजह से हमारा बीटा का आंसर जो आता है वो 2 टाइम्स आता है, ठीक है। मैं वही सोचूं, ओरली में ये देख रहा था तो मुझे जच नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपका बीटा का वैल्यू कितना आया? 2 टाइम्स आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है? द फर्म हैज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका आंसर 2 टाइम्स है, मतलब सी आंसर है। अब 8th क्वेश्चन क्या बोलता है? द फर्म हैज अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वेयर इक्विटी इज 70% आउट ऑफ हिज टोटल डेट प्लस इक्विटी। मतलब आपका डेट कितना हो गया? 30% हो गया। एंड द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10% की its gross loan is interest rate as 5%. Corporate tax paid is 30%. What is the company's WACC of company निकालना है दोस्तों। WACC of company निकालना है। आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी का डेट प्लस इक्विटी रेशियो जो है वो आपको इक्विटी का रेशियो दिया हुआ है। इक्विटी कितना है? 70% है दोस्तों। तो बाय डिफॉल्ट डेट कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? सीधा सीधा 70% का कॉस्ट, आपका क्यू का फॉर्मूला आपको याद है ना, प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी का प्रपोर्शन कितना है? 70% है, और उसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। तो इंटू 10% कर लो, प्लस 30% आपका डेट है, जिसका कॉस्ट आपका कितना आएगा? 5% नहीं आएगा, 5 इंटू 1 माइनस टी आएगा। 5 इंटू 1 माइनस टी करके देख लो कितना आता है। 5 इंटू 1 माइनस 0.3 कर लो, 5 इंटू 0.7 करोगे तो 3.5 आएगा। तो यहां पर लेना पड़ेगा 30 इंटू 3.5%। तो आपका आंसर कितना आएगा? 30 इंटू 3.5% एंड 70 इंटू 10%। आपका ओवरऑल आंसर आता है 8.05%। मतलब डी आंसर करेक्ट है, 8.05। क्या किया सर? प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रपोर्शन ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। बट प्रपोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट निकालते वक्त आई इंटू 1 माइनस टी का लॉजिक यूज किया है, क्योंकि टैक्स रेट दिया था और यहां पर ग्रॉस इंटरेस्ट रेट बोला हुआ है। कभी कभी ये लोग प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, what is the overall, that is the WACC of the company when the firm has 20 crore in the long term debt, 4 crore in the preference stock, 16 crores in the equity shares. The before tax cost of debt, preference stock and equity capital are 8%, 9%, 15%. Assume corporate tax rate as 50%. तो आपको WACC निकालना है। आपको पता है टैक्स शील्ड का एडवांटेज आपको कहां मिलता है? सिर्फ डेट के केस में मिलता है। तो डेट का कॉस्ट जो आपका 8% है वो सीधा सीधा 8% है। लॉन्ग टर्म डेट आपका 20 करोड़ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 20 करोड़ का कॉस्ट 8% देना है, वो भी बिफोर टैक्स कॉस्ट है। बिफोर टैक्स कॉस्ट है आपका प्रेफरेंस का जो अमाउंट है वो 4 करोड़ है,
और आपका इक्विटी का अमाउंट जो है वो 16 करोड़ है। तो आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बोला। एक काम करो, ये जो अमाउंट्स दिए उसके बेसिस पे पहले वेट्स निकाल लो। क्या करोगे आप, यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन अपन जैसे सॉल्व करते थे उस स्टाइल में बताऊँ, तो आपका डेट का अमाउंट 20 करोड़, आपका प्रेफरेंस का अमाउंट 4 करोड़, और आपका 16 करोड़ अमाउंट है इक्विटी का। तो इसका टोटल ले लो, 20 प्लस 4 प्लस 16, 40 करोड़ हो रहा है। तो इसका प्रपोर्शन अगर आप निकालने जाओ, आपको प्रपोर्शन कितना मिलेगा, 0.5, 50% आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 0.1, और ऑफकोर्स यहाँ पर बचा हुआ आएगा 0.4। ठीक है, तो ये प्रपोर्शंस आ गए। इसको अगर मैं इंडिविजुअल कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा वैक आ जाएगा। तो इंडिविजुअल कॉस्ट क्या क्या लेंगे हम लोग, इंडिविजुअल कॉस्ट क्या क्या लेंगे दोस्तों, 8% जो आपका डेट था ना उसको बना दो इंटू 1 माइनस टी। तो 8% को ले लो इंटू 1 माइनस 0.5, मतलब 4%। ठीक है, और बाकी प्रेफरेंस और इक्विटी के केस में आपको टैक्स शील्ड नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में सीधा सीधा यहां पर आ जाएगा 9%, और नेक्स्ट केस में आ जाएगा आपका 15%। जो कॉस्ट दिया वही, सिर्फ टैक्स का एडवांटेज डेट में लिया आपने। तो फिर 0.5 इंटू 4%, 0.02 आता है। इसको 2% बोल दो, कोई बात नहीं। फिर 9 इंटू 0.1 करोगे तो 0.9 आ जाएगा, एंड 15 इंटू 0.4 करोगे तो 6 आ जाएगा। तीनों का टोटल अगर आप करोगे तो 6 प्लस 2 प्लस 0.9 करोगे, 8.9% आ जाएगा आपका वैक। आपका वैक कितना आएगा, 8.9%। आपको याद क्या रखना है, डेट पर मिलता है टैक्स शील्ड, बस उसके बेसिस पर हमने सॉल्व किया इसका। इसका आंसर 8.9 है, मतलब डी आंसर करेक्ट है। आई होप आप सबको कंफर्टेबली समझ रहा है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 5 years ago this company issued 12% irredeemable debentures at 103 at premium at 3 rupees premium to their par value of rupees 100। ये भी कोई बोलने की बात है, 103 मतलब 3 rupees प्रीमियम ही रहेगा। The current market value of these debentures is 94 rupees. If the company pays corporate tax rate 35%, calculate the current cost of debenture to the company. करंट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए आपको आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100 करना होगा। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, 12 इंटू 1 माइनस 0.35 प्लस रेडीमेबल वैल्यू 103 है, माइनस उसका नेट प्रोसीड कुछ भी नहीं बोला है, नहीं बोला है ना, अभी का मार्केट वैल्यू बोला है, कितना है 94। तो माइनस करो 94, डिवाइड बाय करो नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितने उसके इररिडीमेबल है, इररिडीमेबल है नंबर ऑफ ईयर्स। अरे रे रे, यहां पर इररिडीमेबल है, 12% इररिडीमेबल डिबेंचर्स एट 103। तो फिर आपको फॉर्मूला ये जो यूज करना है वो आई इंटू 1 माइनस टी वाला डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। ये शायद क्वेश्चन का आंसर गलत जाएगा आपका, देखते हैं। या फिर एक काम करो, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स 5 अज्यूम करो। एक काम करो, 12% इररिडीमेबल डिबेंचर की जगह यहाँ पर तो इररिडीमेबल को कट करो और 5 ईयर लिखो, 5 ईयर लिखो तो सब बराबर होगा। 5 ईयर लिख दो तो सब बराबर होगा, करके देखते हैं। इररिडीमेबल को कट करके 5 ईयर लिखो, क्वेश्चन में गलती है, ठीक है, डोंट वरी। तो डिवाइड बाय 5 कर लो, एंड दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 103 प्लस 94 डिवाइड बाय 2, होल थिंग डिवाइडेड बाय 103 प्लस 94 डिवाइड बाय 2 करके देखो दोस्तों। इसको सॉल्व करके देखो आपका आंसर कितना आता है। तो 103 प्लस 94 डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिनोमिनेटर आ रहा है 98.5, मेमोरी प्लस कर दिया। 103 माइनस 94 डिवाइडेड बाय 5 किया, प्लस 1.8 आ रहा है ना, तो न्यूमरेटर का आंसर 9.6 आता है, डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इनटू 100 करेंगे तो आंसर 9.75 आता है, 9.75% आता है। इसका मतलब 9.75 करेक्ट है विद द अजम्पशन दैट 5 इयर्स यहां पर आना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपकी गलती नहीं है, क्वेश्चन की गलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भैया हमारी क्वेश्चन की गलती है, ठीक है।
इरिडीमेबल की जगह 5 ईयर्स लेके चलना है आपको। 12th क्वेश्चन पे आते हैं अभी। कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10, मतलब इशू प्राइस कितना हो गया 110 ऑन 1st अप्रैल 2023 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1st अप्रैल 2028। द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट मैच्योरिटी, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, टैक्स रेट कितना लेना है 35% लेना है। ठीक है, तो ऐसे केस में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम लॉजिक यूज करेंगे, आपका आंसर आएगा 10 को इंटू 1 माइनस 0.3 करो 0.35 प्लस आपका रेडीमेबल वैल्यू कितना लेंगे आप इधर, कुछ भी नहीं बोला है 100 लेना पड़ेगा, माइनस नेट प्रोसीड्स 110 लेना पड़ेगा, नेट प्रोसीड 110 लेना पड़ेगा दोस्तों, रेडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं बोला तो 100 लेंगे, एंड दिस डिवाइडेड बाय 5 years, होल थिंग डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110 बाय 2, 100 प्लस 110 बाय 2, इसको सॉल्व करके देख लो आपका आंसर कितना आता है। 100 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 5 years, -2 आंसर आता है, और यहां पर 6.5 में वो एडजस्ट होकर 4.5 बना, डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100 करेंगे, आंसर आता है 4.28। 4.28 मतलब बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। तो आपको समझना क्या है, आपको रेडीमेबल वैल्यू नहीं दिया है तो 100 लेना है, नेट प्रोसीड दिया है तो जितना दिया है उतना ही लेना पड़ेगा। राइट है दोस्तों, समझ में आ रहा है सब कुछ एकदम अच्छे से? यस। मेरे साथ बाय द वे यहाँ पर स्टूडेंट भी है जो आंसर्स करेंगे बीच बीच में इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, अगर कोई आंसर आ रहे तो याद रखिए यहाँ पर स्टूडेंट है, तो आपके जैसे यहाँ पर भी लोग बैठे हैं। ठीक है, अब ये मत पूछना सर आप कहाँ बैठे हो, मैं जनरली मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ पर बस मेरे स्टूडेंट थे क्लासरूम में तो बुला लिया यहाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कंपनी इशूड 10,000 डिबेंचर्स 10% से ऑन 1st अप्रैल 2018 to be matured on 1st April 2028. The company wants to know the cost of its existing debt on which date? 1/4/2023. Market price of the debentures is 80 rupees. Compute the cost of existing debentures at 35% tax rate. तो भैया डिफरेंस क्या है, ये इशू हुआ था 2018 में, मैच्योर होने वाला है 2028 में, आप खड़े हो 2023 में, तो याद रखिए जिस दिन पर आप खड़े हो उस दिन का मार्केट प्राइस ही आपका नेट प्रोसीड बनता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका फॉर्मूला वगैरह सब लॉजिक यहां पर जो यूज किया था वही यूज होगा। बस कुछ लॉजिक से आंसर करना पड़ेगा आपको। यहां पर हम बोलेंगे 10 इंटू 1 माइनस 0.35 प्लस 100 माइनस क्या लेना पड़ेगा 80, और नंबर ऑफ ईयर्स बचे हुए कितने, बचे हुए नंबर ऑफ ईयर्स कितने 5 ईयर्स लेने पड़ेंगे, एंड होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 80 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो, 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6.5 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ रहा है 11.67। ये आंसर करेक्ट है, पीछे देख लो एक बार, पीछे देख लो, इसका आंसर ये है क्या? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, कंपनी इशूड 2000 10% प्रेफरेंशियल्स ऑफ 100 ईच एट 95 ईच, तो ये बन गया नेट प्रोसीड, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स है जिसका फॉर्मूला पीडी अपॉन एनपी इंटू 100 होता है। आपका पीडी है 10, आपका एनपी है 95, इंटू 100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 95 इंटू 100 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 10.53। 10.53 का मतलब आंसर क्या हो गया, 10.53 का मतलब आंसर ए करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, इफ R Energy is issuing preference stock at 100 each, 100 per share with the stated dividend of 12 rupees and the flotation cost of 3%, then the calculate the cost of preference shares। तो आपको वापस से वही करना है, आपके 100 रुपए पर आप डिविडेंड कितना दे रहे हो 12 रुपए दे रहे हो, मगर आपका नेट प्रोसीड कितना है 97 लेना पड़ेगा आपको। नेट प्रोसीड कितना लेना पड़ेगा 97। क्यों 97 सर, 100 में से 3% चला गया फ्लोटेशन कॉस्ट में, तो बस इंटू 100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 97 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आपका 12.37 है, मतलब बी आंसर करेक्ट है।
बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। 16th क्वेश्चन, प्रेफरेंस स्टॉक 10% वाला इश्यू हुआ था एट 95। द कंपनी प्रपोजेस टू रिडीम द प्रेफरेंस एट द एंड ऑफ 10 ईयर, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये रेडीमेबल हो गया और कुछ अलग नहीं है। तो 95 ईच में इश्यू आया, मतलब आपका फॉर्मूला रहेगा पीडी 10 रुपीज प्लस 100 रेडीमेबल वैल्यू माइनस 95 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स होल डिवाइड बाय 100 प्लस 95 by 2। 100 minus 95 divided by 10 plus 10 divided by 97.5 into 100 करेंगे तो आंसर आता है 10.77%। मतलब ये आंसर करेक्ट है दोस्तों। 10.77 मतलब ये आंसर करेक्ट है। क्या आपका भी आंसर आया ए? यस गाइज, यस। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1। ये हो गया D0 क्योंकि ये पेड डिविडेंड बोल रहे। फेस वैल्यू 10 रुपीज है लास्ट ईयर। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% एवरी ईयर, मतलब D1 कितना बन जाएगा? 1.1 बन जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है आपको अगर मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का 55 है तो आपका फॉर्मूला आपको याद है के इज इक्वल टू D1 अपॉन D1 कितना लेंगे? 1.1 लेंगे अपॉन P0 कितना लेंगे? 55 लेंगे प्लस 0.1 का ग्रोथ लेंगे इंटू 100 करेंगे। निकाल लो आंसर। 1.1 डिवाइड बाय 55 प्लस 0.1 इंटू 100 कर लो, 12% आंसर आता है आपको। है क्या ऑप्शन? यस, सी ऑप्शन करेक्ट है। 12% इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी, आर यू एंजॉयिंग? यस। 18th क्वेश्चन, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ दिस कंपनी हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ये आपका आरएफ हो गया। बीटा ऑफ द फर्म इज 1.5, ये आपका बीटा है। रिटर्न फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 15%, ये आपका आरएम हो गया। तो आपको निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब के निकालना CAPM से। आप बोलो सीधा सीधा 10 प्लस 1.75 इंटू 15%, 15 माइनस 10 कर दो। 15 माइनस 10, तो 15 माइनस 10 5 होता है। 5 इंटू 1.75 प्लस 10 करेंगे तो 18.75 आंसर आता है दोस्तों आपका। 18.75 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपके ICI का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है जिसको हमने MCQ में कन्वर्ट किया है। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ICI इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर इज ₹10। करंट मार्केट प्राइस इज 200 रुपीज। द कंपनी गोज इन टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड इज प्लानिंग टू फाइनेंस इट पार्शियली बाय इक्विटी शेयर्स and partially by retained earning. You are required to calculate the cost of equity share capital, cost of retained earning if the issue price is ₹190 per share and the flotation cost is ₹5 per share. Dividend at the end of first year is expected to be, ये D0 नहीं है, ये D1 है। expected dividend बोला है and the growth rate is 5% बोला है, ठीक है। तो आपका आंसर आप कैसे निकालोगे? आपको रिटेन अर्निंग का कॉस्ट निकालने आता है D1 अपॉन P0 प्लस G लेना है, मगर आपके के के लिए आप लोगे D1 अपॉन P0 माइनस F बाय एंड फिर आगे प्लस G लेना पड़ेगा आपको। फ्रेश इशू के लिए आप क्या करोगे? फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करोगे, जबकि आपके रिटेन अर्निंग के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप 200 रुपए का शेयर है तो रिटेन अर्निंग के लिए 200 लोगे डिनोमिनेटर में, मगर आपके फ्रेश इशू के वक्त 190 माइनस 5 करोगे आप। ध्यान से सुनो मेरी बातें, अच्छे से सुनो और समझ कर करो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह लगेगी, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं नीचे। के जब निकाल रहे हो तब आप D1 लोगे 10 रुपीज और डिवाइडेड बाय 190 माइनस 5 कर रहे हो और प्लस ग्रोथ ले रहे हो आप 0.05 का। इससे आपका के आ रहा है, कितना आता है? 10 डिवाइडेड बाय 185 प्लस 0.05 इंटू 100, ये आ गया 10.41। 10.41 ये आपका के आ गया। बट आप KR के वक्त क्या करते हो? KR के वक्त ये 10 तो नहीं रहेगा, यहां पर ना आप KR के वक्त 200 रुपए लोगे, बिकॉज अभी का प्राइस कितना है? 200 है। 0.05 इसके साथ ऐड कर लो और फिर आंसर निकाल लो। तो 10 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 0.05 इंटू 100 करोगे तो 10% आंसर आता है। तो आपका KR कितना आएगा? 10% आएगा। के कितना आएगा? 10.41 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? C, 10 and 4.41।
अब आप बोलोगे सर सीक्वेंस, सीक्वेंस ध्यान से क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन सीक्वेंस का क्या है, पहले क्या निकालने बोल रहे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालने बोल रहे। तो इक्विटी शेयर का कॉस्ट कितना है, 10.41 है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। नहीं, फिर ऐसे केस में आंसर सी नहीं आएगा ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के ई 10.41 है ना पहला आंसर, तो फिर बी आंसर आना चाहिए एक्चुअली। करेक्शन आएगा फिर इस केस में, पीछे वाला आंसर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ये आपका के ई है 10.41। अच्छा दिया ही नहीं क्या वैसे सीक्वेंस, ठीक है कोई बात नहीं, फिर तो आप एक काम करो, बी ऑप्शन भी मत करो, सी को चेंज कर दो या क्वेश्चन को ही चेंज कर दो। आप क्वेश्चन को चेंज कर दो, क्वेश्चन में क्या लिखोगे आप, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन को चेंज करो, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के आर, एंड बाद में आप बोलो के। सीक्वेंस थोड़ा गलत गलत हो गया यहाँ पर, ऑप्शन देते हो तो सी आंसर करेक्ट है, बट सीक्वेंस गलत है, ठीक है क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं दोस्तों। 20th क्वेश्चन बोलता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 20%, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5%, रेट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स इज 30%, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालना है आपको। तो आप सबको पता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, के आर इज इक्वल टू क्या है, के ई इंटू 1 माइनस टीपीए, एंड ब्रोकरेज रहा तो वो ब्रोकरेज भी अपन लेते। यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं है, यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट है, यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं है, यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट लेना पड़ेगा। रेट ऑफ पर्सनल टैक्स दिया है, रेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ब्रोकरेज। तो आपका के कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20% इंटू 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट कितना है 30 इंटू 1 माइनस 0.05 कर लो, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 0.7, और जो भी आंसर आएगा उसको 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13.3 आंसर आ रहा है। 13.3 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है दोस्तों। बट फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है सर, जब आप फ्रेश इशू करते हो तब फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है, वो फ्लोटेशन कॉस्ट आपको रिटेन अर्निंग के केस में नहीं लगता है। तो आप ये सोच रहे हो कि आपका रिटेन अर्निंग का फ्लोटेशन कॉस्ट के बाद का कॉस्ट कितना है, फ्लोटेशन कॉस्ट के बाद का कॉस्ट कितना है, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मली ब्रोकरेज होता है, यहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एलडीआर मार्क कर सकते हो, लास्ट डे एक बार देख के जाओगे तो थोड़ा बच जाओगे मिस्टेक करने से। 21st क्वेश्चन, एबीसी कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स, D0 दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालना है। सबसे पहले D1 निकालो, D1 कितना आएगा दोस्तों, 4.19 प्लस 5%, 4 पॉइंट कितना आएगा 3995, ये D1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालना है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए के आर इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, D1 मतलब 4.3995 डिवाइडेड बाय P0, P0 कितना है 50, प्लस ग्रोथ रेट कितना है आपका 0.05 इंटू 100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 13.8 आंसर आता है दोस्तों। 13.8 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, 13.8 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फुल ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये चैप्टर, ध्यान से देखकर अच्छे से सॉल्व कर लो, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज 10.41, कॉस्ट ऑफ, अच्छा इक्विटी है वो, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 10% है। देयर आर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एंड रिटेन अर्निंग इज 15 lakh रुपीज, मार्केट प्राइस पर शेयर इज 50 रुपीज, कैलकुलेट द वैक यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स बोला है। तो भैया इसको तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। मेरा रिटेन अर्निंग कितना बोला इन्होंने 5 लाख, मेरा इक्विटी का वैल्यू एज पर बुक एज पर मार्केट वैल्यू कितना है 50,000 शेयर्स इंटू 50 ईच, 50,000 इंटू 50 ईच कितना होता है, देयर आर 50,000 इक्विटी शेयर्स, मार्केट प्राइस पर शेयर इज 50, तो 50,000 इंटू 50 करना पड़ेगा आपको, कितना आएगा 25 लाख, टोटल कितना हो जाएगा 30 लाख हो जाएगा। अरे रिटेन अर्निंग अलग से नहीं लेते ना मार्केट वैल्यू में, मार्केट वैल्यू में रिटेन अर्निंग अलग से नहीं लेते, रुको जरा रुको, ऐसा नहीं होगा आपको मैं ये कट कर रहा हूँ, ध्यान दो। रिटेन अर्निंग का बुक वैल्यू बोलो कितना है 5 लाख है, मार्केट रिटेन अर्निंग के साथ साथ इक्विटी का बुक वैल्यू कितना है,
इक्विटी का बुक वैल्यू कितना है 50,000 इंटू 10 ईच मतलब 5 लाख हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा ये रिटेन अर्निंग 15 है, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20 लैक्स। ये प्रपोर्शन में आपको मार्केट वैल्यू डिवाइड करना है। तो मार्केट वैल्यू विल बी डिवाइडेड इन 3:1, 3:1। तो देयरफॉर यहां पर लिख देंगे 3:1। तो अब ऐसे केस में आपका टोटल मार्केट वैल्यू कितना था 50,000 इंटू 50 ईच मतलब कितना था 25 लाख का था। 25 लाख लो कैलसी पे डिवाइड कर लो 4 के साथ, मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो यहां पर लेंगे 18.75 लाख और बचा हुआ 25 लाख माइनस 18.75 लाख कर दो तो 6.25 लाख। ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू का स्प्लिट। सर क्या किया एग्जैक्टली इस 25 लाख को बेटा मैंने 3:1 में डिवाइड किया, बुक वैल्यू के प्रोपोर्शन में डिवाइड किया, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब इसकी जरूरत भी नहीं थी एक्चुअली, मेरे पास प्रोपोर्शन रेडी था। 3:1 मतलब कितना होता है बेटा वो 3:1 मतलब, चलो इसका टोटल ले लो, प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। इसका टोटल तो 25 लाख है, तो प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 0.75 और बचा हुआ क्या रहेगा 0.25। ये प्रोपोर्शन आ गया। इंडिविजुअल कॉस्ट कितना है रिटर्न अर्निंग का 10% है और इसका इंडिविजुअल कॉस्ट कितना है 10.41 है। तो आपका केओ कितना आ जाएगा 75 इंटू 10% लेना पड़ेगा 7.5 और 25 इंटू 10.41 लेना पड़ेगा 2.6025। तो ये आ जाएगा 10.1025। आंसर मैच हो रहा है 10.10 मतलब ये आंसर करेक्ट है। ये आंसर करेक्ट है दोस्तों। मैंने क्या किया पहले टोटल बुक वैल्यू निकाला, उसका प्रोपोर्शन निकाला, मार्केट वैल्यू को उसमें स्प्लिट किया, उसका प्रोपोर्शन निकाला। मार्केट वैल्यू को स्प्लिट नहीं करते तो भी चलता था 3:1 है मतलब 0.75 0.25 डायरेक्ट आ सकता था। इंडिविजुअल कॉस्ट दिया रहता था, दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मेरा बैक निकलता था। ठीक है, एग्जाम में प्रेजेंटेशन चलेगा क्या सर, प्रेजेंटेशन करना ही नहीं है, एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर लिखना होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो रिस्क ले सकते हैं आप एमसीक्यू के साथ, याद रखिए। ठीक है, नहीं सर मैं डाउटफुल था इसलिए एमसीक्यू छोड़ के आया, ऐसा मत करना, आपका पासिंग डाउटफुल हो जाएगा। 33rd क्वेश्चन, बीटा कितना दिया हुआ है 1.4 दिया हुआ है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग 8% ग्रोथ रेट बोला है इन द डिविडेंड एंड अर्निंग। द लास्ट डिविडेंड पेड वाज 4 रुपीज, ये आपका D0 है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर 10% है, ये आपका RF है। रिटर्न फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो आपका 15 है, मतलब ये आपका RM हो गया। करंट मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 36 रुपीज। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ दिस शेयर। इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना रहेगा तो सबसे पहले केई निकालो। केई को आप गॉर्डन फॉर्मूले में यूज करो D1/P0 प्लस ग्रोथ वाले में, और फिर आपका आंसर आएगा P0 का कितना आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले CAPM से केई निकाल लेते हैं। के इज इक्वल टू 10% प्लस 15 माइनस 10 इंटू बीटा कितना है 1.4 का, 15 माइनस 10 इंटू 1.4 का बीटा प्लस 10 करेंगे तो आपका के कितना आ गया 17% आ गया। अब इस 17% को व्हाट आई वाज सेइंग कि आप गॉर्डन फॉर्मूले में यूज करो, तो आप क्या बोलोगे के इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है D1/P0 प्लस G है ना। तो इसको मॉडिफाई करके P0 इज इक्वल टू बनाते हैं। P0 इज इक्वल टू क्या होगा D1/Ke माइनस G हो जाएगा। D1/Ke माइनस G हो जाएगा। तो D1 कितना लेंगे 4 प्लस 8% कितना हो गया 4.32 डिवाइड बाय के कितना लेंगे 0.71 माइनस ग्रोथ कितना है 0.08। तो 0.09 बचता है डिनोमिनेटर में। 4.32 डिवाइड बाय 0.09 करेंगे तो आंसर 48 का आता है। आंसर आता है 48, मतलब ए आंसर करेक्ट है। बराबर है क्या ए आंसर करेक्ट है। कैसे निकाला, पहले के निकाला, उस के को ऊपर वाले फॉर्मूले में यूज कर P0 निकाला। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब जो प्राइस बुक के हिसाब से होना चाहिए, थियोरेटिकल प्राइस। राइट, आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34,
इजी है, सीधा सीधा एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, मतलब CAPM से के ही निकालना है आपको। रेट ऑफ रिटर्न क्यों बोला सर? बिकॉज जो भी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो आपका रेट ऑफ रिटर्न होता है। सीधा आंसर सी है 13.6। कैसे आया? 4 प्लस 1.2 इंटू 12 माइनस 4, 13.6 आंसर आता है दोस्तों। यस आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 60 ओके। द कंपनी इशूड 60,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज। मतलब कितना हो गया इशू प्राइस आपका? नेट प्रोसीड कितना हो गया? 105। रेडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट प्रीमियम ऑफ 100 मतलब 10 रुपीज, मतलब आरवी कितना हो गया? 110 हो गया। फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर इज 3 रुपीज, मतलब 3 रुपीज माइनस करना पड़ेगा 105 में से, तो 102 बन जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इग्नोरिंग डिविडेंड टैक्स। वैसे भी टैक्स डिविडेंड टैक्स है ही नहीं अभी, तो उसको इग्नोर ही करना पड़ेगा आपको। बोलिए आप कैसे करोगे इसको? आपको रेडीमेबल कैटेगरी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलो 12 रुपीज का डिविडेंड प्लस आरवी लोगे 110 का, माइनस नेट प्रोसीड 102 का करोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स कितने? 10 इयर्स है, होल डिवाइड बाय 110 प्लस 102 डिवाइड बाय 2, 110 प्लस 102 डिवाइड बाय 2 करेंगे 106 आ जाता है, मेमोरी में डाल देंगे उसको। 110 माइनस 102 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12 रुपए होल डिवाइडेड बाय 106 इंटू 100 करेंगे, इसका आंसर आ रहा है 12.08%। सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है मेरे दोस्तों। पीछे आंसर सी दिया है ना। देन 61 आपको बोला है द शेयर ऑफ दिस कंपनी इज सेलिंग फॉर ₹100 ऑन विच एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 4 रुपीज। एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब क्या होता है दोस्तों? D1 हो गया। कंप्यूट द टोटल रिटर्न ऑन द शेयर्स इफ अर्निंग और डिविडेंड आर लाइकली टू ग्रो बाय 5%, 10% और 0%। सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकालो। क्या करोगे? 4 डिवाइडेड बाय 100 का प्राइस प्लस ग्रोथ रेट 0.05 कर दो, इंटू 100 करके आंसर निकालो। 4 डिवाइड बाय 100 प्लस 0.05 इंटू 100 करोगे तो पहला आंसर 9% आ रहा है। पहला आंसर 9% है, तो दो जगह है। चलो अगला आंसर निकालना पड़ेगा। बस 4 के साथ 10 को ऐड करो, 14 आना चाहिए, तो दूसरा आंसर 14 है। और 4 के साथ कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो सिर्फ 4 बचेगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोस्तों हर जगह सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ जगह दिमाग भी लगाना पड़ता है। ओके चलिए नेक्स्ट 62 कंपनी इज कंसिडरिंग रेजिंग ऑफ फंड्स ऑफ ₹100 लाख बाय 2 अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन एंड 13% डिवेंचर्स। क्लास के नोट्स का क्वेश्चन है दोस्तों ये। The term loan would attract no major incidental cost. The debentures have been issued at a discount of 2.5% and would involve a cost of issue of ₹1 lakh. What is the effective cost of capital in each case? अगर आप देखोगे तो रेगुलर नोट्स का ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आप डिबेंचर्स का कॉस्ट निकाल लोगे। डिबेंचर्स की कॉस्ट के लिए सीधा सीधा I इंटू 1 माइनस टी करना है आपको, मतलब 13 इंटू 1 माइनस 0.35 डिवाइड बाय डिबेंचर का नेट प्रोसीड कितना आएगा मालूम है? 100 लाख में से 1 लाख चला जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ इशू में, और 2.5 लाख भी चला जाएगा आपका डिस्काउंट में, तो जो भी बचेगा 96.5 बचेगा। इसको 100 कर दो, ये केडी फॉर डिवेंचर है। 13 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय 96.5 इंटू 100, 8.76। 8.76 कहाँ है भैया? सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके डिबेंचर का कॉस्ट। टर्म लोन का कॉस्ट तो बहुत सिंपल है दोस्तों। टर्म लोन के केस में कोई मेजर इंसिडेंटल कॉस्ट भी नहीं है, तो टर्म लोन के केस में, टीएल के केस में आई इंटू 1 माइनस टी कर दो, आंसर आ जाएगा। आई कितना है? 14% है, इंटू 1 माइनस 0.35 कर दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा।
14 इंटू 0.65 9.1 9.1 मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 63rd क्वेश्चन क्या बोलता है? कंपनी शेयर इज कोटेड एट 40 रुपीज करेंटली, कंपनी पेज डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज पर शेयर, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज 10% पर एनम, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 11% रहेगा तो इंडिकेटेड मार्केट प्राइस पर शेयर निकालो। और अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% लेना है, एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट अगर आपको 10% लेना है और मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने बोला है, डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज पर शेयर मेंटेन करना है बट ग्रोथ रेट के साथ मेंटेन करना है। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास में सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम है, क्लास के नोट्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, यहां पर 2.2 लेंगे डिवाइडेड बाय P0 लेंगे 40 प्लस ग्रोथ रेट करेंगे 0.1, तो आंसर आ जाएगा कितना आएगा 2.2 डिवाइड बाय 40 प्लस 0.1 इंटू 100 करो 15.5 आता है। तो इसका आंसर 15.5 आता है। 15.5 मुझे इधर दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, और सॉल्व करना पड़ेगा इसका मतलब। नेक्स्ट केस, आपको एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 11% बोला है तो 2.22 हो जाएगा, और इंडिकेटेड मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने बोला है दोस्तों, मतलब P0 निकालने बोला है। तो एक काम करो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। P0 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, D1 मतलब 2.22 अपॉन के माइनस जी। के कितना लोगे 0.155 लेना पड़ेगा जो ऊपर आया था के, माइनस ग्रोथ रेट कितना लोगे आप 0.11, तो 2.22 को उसमें से डिवाइड करना है। 0.155 माइनस 0.11 करूंगा मैं तो 0.045 मतलब 4.5% है। तो 2.22 को डिवाइड बाय दिस करेंगे तो आंसर आता है 49.33। 49.33 मुझे ए ऑप्शन दिख रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। और थर्ड केस में बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगा, जैसे इधर किया था वैसे ही सेम कैलकुलेशन होगा थर्ड केस में। सिर्फ फर्क क्या है थर्ड केस में, सुन लो अच्छे से। आपको 11% का 10% का ग्रोथ रेट लेना है तो 2.22 की जगह 2.2 हो जाएगा, और आपको के जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ के लेना पड़ेगा, मतलब 0.16 लेना पड़ेगा। तो करके देख लो सॉल्व इसको। 2.2 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 0.11 करेंगे तो 0.05 आएगा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। 2 रुपीज पर शेयर इज टू बी मेंटेन्ड, तो 2.2 हो गया। एंड अच्छा, ग्रोथ रेट 11% नहीं है, ग्रोथ रेट 10% है, तो 16 माइनस 0.11 नहीं करना है, 0.1 करना है। तो डिनोमिनेटर में 0.16 माइनस 0.1 करेंगे तो 0.06 आएगा। तो 2.2 डिवाइडेड बाय 0.06 करना है, 36.67 आंसर आता है। 36.67 आंसर आता है, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके गाइस, चलो, तो आई होप कि ये कंफर्टेबली आपके सॉल्व हो रहा है। ये क्लास के नोट्स में अपन ने लिटरली नो नोटबुक कॉन्सेप्ट में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी प्रेजेंटली पेज डिविडेंड ऑफ 1 रुपी, मतलब ये आपका D0 है। कंपनी का शेयर प्राइस है 20 रुपीज, कंपनी का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 12% है, कंपनी का आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। इजी क्वेश्चन एकदम, निकाल लो। 1 प्लस 12% करेंगे तो 1.12 आता है, करेक्ट। और उसको डिवाइडेड बाय 1.12 को अगर मैं डिवाइड बाय P0 करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा प्लस जी कर निकाल लो आंसर कितना आता है, निकाल लो आंसर कितना आता है दोस्तों। P0 कितना लेंगे, 220 लेंगे, प्लस ग्रोथ कितना लेंगे 0.12 लेंगे, तो 1.12 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 0.12 इंटू 100 17.6% आ रहा है। 17.6 है क्या ऑप्शन में? यस, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखते जाओ पीछे साथ साथ में आंसर करेक्ट है क्या। ये भी क्वेश्चन नोट्स का ही है दोस्तों। 400 लाख के डिवेंचर्स इश्यू हुए थे, कोई काम का नहीं है, क्योंकि एक डिवेंचर का जो कॉस्ट होता है वही 400 लाख के डिवेंचर का कॉस्ट होता है परसेंटेज में। फेस वैल्यू ₹100 इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 14% का।
डिविडेंड इज पेबल एनुअली, इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, डिविडेंड डिबेंचर्स इज रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% बोला है, मतलब 105 आफ्टर 10 ईयर्स बोला है, नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स है, कंपनी रियलाइजेस 97 पर डिबेंचर, ये आपका नेट प्रोसीड बन गया, आपको टैक्स रेट दिया हुआ है 50%। तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, आपका कौन सा वाला फॉर्मूला सर? यस, रेडीमेबल डिबेंचर वाला। रेडीमेबल डिबेंचर के केस में क्या होगा, 14 इंटू 1 माइनस 0.5 प्लस redeemable at 105, net proceed 97 divided by number of years 10 years, whole divided by 100 plus 97 by 2। आंसर कितना आता है इसका? 7.72%। सी ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके नॉर्मल केडी के फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर आ रहा है 7.72। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएस लिमिटेड नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 2.5, ये आपका D1 है दोस्तों, एक्सपेक्टेड बोला है। ग्रोथ रेट आपको 6% बोला है। स्टॉक करंटली सेल्स फॉर 25, ये आपका P0 है। एडिशनल इक्विटी कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, नेट 21 बोला, ये आपका नेट प्रोसीड बन जाएगा। आपको बोला है कंपनी का फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में निकाल लो। पहला बोला है कंपनी का फ्लोटेशन कॉस्ट रुपीज में निकाल लो। तो आप सोचिए दोस्तों, 25 रुपीज का शेयर अगर 21 में इशू हो रहा है, मतलब इशू प्राइस नेट हाथ में 21 आ रहा है, तो 4 रुपीज तो आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है, मगर 4 मुझे 3 जगह दिख रहा है, कोई बात नहीं। परसेंटेज में निकालना है अगर फ्लोटेशन कॉस्ट, तो आपको 4 को डिवाइडेड बाय प्राइस करना पड़ेगा। 4 को डिवाइडेड बाय प्राइस नहीं, नेट इशू करना, नेट इशू प्राइस करना पड़ेगा 21। 4 को डिवाइडेड बाय 21 करना पड़ेगा। आपका परसेंटेज फ्लोटेशन कॉस्ट कभी भी प्राइस पे होता है ना, एक्चुअली 25 लेना पड़ेगा, प्राइस पे होता है। 25 लो, इंटू 100 करो, 4 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 करोगे तो 16% आता है। तो 16% मुझे यहां पर भी नजर आ रहा है, इधर भी नजर आ रहा है, मतलब मुझे आगे और देखना पड़ेगा ए और सी में से कौन सा आंसर सही है, ए और डी में से। अब मुझे के ही निकालना है दोस्तों। के ही निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, D1 मतलब कितना लूंगा मैं, D1 2.5 डिवाइड बाय P0 कितना लूंगा मैं अभी 21 प्लस ग्रोथ कितना 0.06 इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 17.90। तो डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेगुलर नोट्स में से ही क्वेश्चन उठाया है, यहां पर एमसीक्यू के तौर पे पूछा है। एक्स लिमिटेड 10% perpetual debt of rupees 1 lakh, tax rate is 35%, determine the cost of capital before tax as well as after tax assuming that the debt is issued at 10% discount। debt is issued at 10% discount, तो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स निकालना है। आप सबको पता है केडी का फॉर्मूला बिफोर टैक्स, रेडीमेबल नहीं है ये, इरेडीमेबल है, ठीक है। अगर मैं बिफोर टैक्स निकालूं तो सीधा सीधा 10% को 10 ही रखूंगा, डिवाइडेड बाय आपका नेट प्रोसीड कितना है, 10% डिस्काउंट है, मतलब 90 पे इश्यू होगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करना है आपको। ये बिफोर टैक्स के लिए। पहले क्या पूछा आपको, बिफोर टैक्स पूछा है। 10 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 इज 11.11। ये क्या हुआ, बिफोर टैक्स। सर क्या किया आपने, आई इंटू 1 माइनस टी नहीं किया, बस आई किया, आई डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। और आप कर दो आई इंटू 1 माइनस टी, तो आई इंटू 1 माइनस टी करोगे तो 10 की जगह कितना आएगा, 6.5 आ जाएगा। 6.5 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर देंगे, 7.22% आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। यस गाइस, परपेचुअल डेट। देन 5 years ago this company issued 12% irredeemable debentures at 105, premium of 5% to their par value of 100, the current market price is rupees 95, तो ये आपका नेट प्रोसीड 95 रहेगा। if the company pays corporate tax at 35%, what is the current cost of capital? तो आपको करंट कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी का नेट प्रोसीड लेना पड़ता है। तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, KD इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय अभी का प्राइस 95 इंटू 100, 12 इंटू 0.65 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, 8.21%। बी ऑप्शन करेक्ट आता है। राइट गाइस, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंपनी ने इशू किया 10,012% डिबेंचर्स एट 100 ईच, मैच्योरिटी 5 years बाद है,
At maturity, debenture holder will have option to convert into equity shares of 1:10, मतलब 10 shares for each debenture. The current market price of the equity share is 14 rupees. Historical growth rate of the share is 5%. Compute the cost of debenture assuming 35% tax rate. तो दोस्तों ये कन्वर्टिबल डिवेंचर है, इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रेडीमेबल वैल्यू। आप कन्वर्जन करोगे तो रेडीमेबल वैल्यू शेयर्स की आएगी, अगर आप कन्वर्जन नहीं करोगे तो रेडीमेबल वैल्यू आपकी डिवेंचर्स की आएगी। तो ऐसे केस में हमारा विच एवर इज हाइयर रहेगा ना, वो रेडीमेबल वैल्यू रहेगा। तो आपके शेयर का प्राइस कितना है? 14 है। 14 को आप कितने परसेंट से ग्रो करते हुए देख रहे हो? तो वो 5% का ग्रोथ रेट ऐड करेंगे, और कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो फिर ये आपका रेडीमेबल, आपका शेयर्स का वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स कितना आएगा? 1.05 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 इंटू 14, ये आ गया 17.87। ये क्या आ गया? शेयर का प्राइस आफ्टर 5 इयर्स। शेयर प्राइस 5th ईयर पे ये है। और आपके पास एक शेयर के बदले, एक डिवेंचर के बदले कितने शेयर है? 10 शेयर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर redeemable value is equal to 10 into 17.87 is equal to 178.70। ये आपका redeemable value बन जाएगा if I'm not wrong, 178.68 है वो एक्चुअली। अगर आप 68 लोगे तो, पूरा लोगे तो 68 हो जाएगा। ये हो गया redeemable value। और redeemable value क्या रहेगा? ये बोल रहे ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। रेडीमेबल के लिए कुछ बोला ही नहीं है, तो रेडीमेबल एट पार रहेगा, 100 रहेगा, 100 रहेगा। विच एवर इज क्या रहेगा? हायर। आप बोलिए, आप ये डिबेंचर को होल्ड करते हो, आपको 5 सालों बाद 10 शेयर इतने वैल्यू के मिल रहे हैं, या तो डिबेंचर 100 रुपए का मिल रहा है, आपको क्या चाहिए? 178.68 के शेयर्स चाहिए। तो रेडीमेबल वैल्यू आपका बन जाएगा 178.68। बस यहां तक ही काम था। उसके बाद तो सिंपल आंसर है, केडी का फॉर्मूला यूज करो। आई आपका 12 है, इंटू 1 माइनस 0.35 करो, प्लस रेडीमेबल वैल्यू ले लो 178.68 माइनस नेट प्रोसीड ले लो 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स लोगे आप 5 ईयर्स। 178.68 प्लस 100 बाई 2 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपका केडी आ जाएगा दोस्तों। आपका केडी कितना आएगा? कितना आएगा आपका केडी? 16.89%। आंसर में है क्या ऑप्शन? यस, 16.89, बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। 70th क्वेश्चन नहीं है ना आपके पास कोई? चल, यहां पर ये चैप्टर दोस्तों हमारा एंड होता है। ठीक है, विल बी स्टॉप हियर माय डियर फ्रेंड्स। यस।